प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाले एग्जाम को टटोलने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं किसका, कौन से सब्जेक्ट का, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको दो कैटेगरी में करने वाले हैं, यानी कि दो वीडियो में। सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे दूसरे वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है पंकज कुमार, आपका स्वागत है देशी मास्टर में। तो चलिए आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में एक्टिव एलिमेंट किसको बोलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो आपको बताया गया था वीडियो लेक्चर में, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसमें आपको पता होगा कि किसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट यानी कि जो कि एक सोर्स के रूप में रहेगा। सबसे पहला तो आपका यही होगा आंसर कि जो सोर्स होता है वही एक्टिव एलिमेंट होता है। पैसिव एलिमेंट क्या करता है, सिर्फ वो एज अ लोड होता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज देख रहे हैं, रेजिस्टेंस जो कि आंसर नहीं है, इंडक्टेंस एक लोड है ये भी आंसर नहीं है, कैपेसिटेंस ये भी आंसर नहीं है, जो एक लोड है। जो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या होता है, वो सोर्स ही होता है। तो अभी पूरा का पूरा डिटेल में एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट के डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा आंसर करेंगे हम। तो यहाँ से आपको पता चल गया जो सोर्स होता है वो क्या होता है, एक्टिव एलिमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्किट हैविंग नीदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड द सर्किट। जस्ट ये पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, जिसमें कि कोई एनर्जी ना हो और जिसमें कि कोई सोर्स ना हो, वो कौन सा होगा। यूनिलेटरल कहलाएगा, बाइलेटरल कहलाएगा, या पैसिव या एक्टिव। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्टिव कौन सा कहलाता है, जिसमें कि सोर्स होता है या फिर एनर्जी होता है। तो एक्टिव तो होगा नहीं, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आंसर होगा पैसिव। पैसिव एलिमेंट ही होता है जो कि सोर्स के तरीके से काम नहीं करता है, ना ही उसमें कोई एनर्जी होता है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है पैसिव। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, इन अ सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में जो होल्स का मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in conduction, movement of holes in conduction band, movement of holes in valence band, movement of electrons in valence band। तो इसका जो आंसर है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड। ओके, तो आप साथ साथ आपको इसका आंसर भी करते जाना है। वैसे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, फिर भी आपको कमेंट में इसका आंसर पुट करते जाना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ा होगा, तो काफ़ी सारा फैक्ट्स उसमें पता चलता है कि क्या क्या ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, तो ये सारा 4 ऑप्शन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ही करना है। इसका ऑप्शन है, बेस रीजन इज ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड हैवीली डोप्ड। दूसरा है, कलेक्टर रीजन इज ऑफ हायर कंडक्टिविटी दैन एमीटर। तीसरा ऑप्शन है, एमीटर रीजन इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड लाइटली डोप्ड। फोर्थ ऑप्शन है, एमीटर रीजन ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हैवीली डोप्ड। ठीक है, ये आंसर, ये 4 को ऑप्शन है, तो आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, तो ये आपको ही करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ रहे हैं ताकि आप करें इस क्वेश्चन को, कैसे भी करें, सर्च करके करें, किताब खोल के करें, वो आपको ही करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आइडियल वोल्टेज का सोर्स का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब हिंदी में तो मतलब होता है आदर्श, यानी कि सबसे बेस्ट। एक्चुअली प्रैक्टिकली में ऐसा बेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ऐसा अज्यूम करके चलते हैं किसी भी चीज़ को आइडियल। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होना चाहिए, लार्ज ईएमएफ होना चाहिए क्या, स्मॉल ईएमएफ होना चाहिए, जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है आइडियल वोल्टेज सोर्स में, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये होता है प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस। इधर चला जाएगा लोड, तो
ये हुआ आपका मेन बैटरी। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ आर आई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बैटरी के अंदर होता है। लेकिन ये किसके केस में होता है? या प्रैक्टिकल के केस में होता है, प्रैक्टिकल बैटरी के केस में, यानी कि नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल के केस में क्या होगा? ये चीज़ नहीं होगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो हटा देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0। ओके, तो इसका आंसर होगा ये 0 रेजिस्टेंस। ओके, इससे क्वेश्चन से इन सब का कोई लेना देना नहीं है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 रेजिस्टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आर आई इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0। दूसरा ऑप्शन है इनपुट रेजिस्टेंस 0, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0। तीसरा ऑप्शन है इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। फोर्थ ऑप्शन है इनपुट रेजिस्टेंस 0, गेन 0 और आउटपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि पूरा ये आपको याद ही करना है। ये आपको जिस तरह ऑपरेशनल एम्पलीफायर का क्लास चल रहा था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक चल रहा था, उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, उसका ओवरव्यू, यानी कि उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो आपको पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फाइनाइट या पुट रेजिस्टेंस, पुट रेजिस्टेंस। ओके, और गेन भी होता है फाइनाइट, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो आइडियली 0 लेकर चलते हैं। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0। तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 0, ये ए वाला मैच कर रहा है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस फाइनाइट, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0। ये हुआ आपका आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? ऑप्शन है लो गेन एसी एम्पलीफायर, हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, हाई गेन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, लो गेन ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो इसका आंसर क्या होगा? ओके, ये सब जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब आप पढ़ते हैं तो डायरेक्टली एक लाइन होता है, वन लाइनर टाइप है, ये डायरेक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ये सिर्फ रट्टा मारना है ये वाला, इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, कुछ कुछ ट्रांजिस्टर जब पढ़ते हैं उस समय कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो याद होने चाहिए। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये हाई गेन डायरेक्ट एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड को कहीं कहीं पे डीसी दिया जाता है, तो डीसी का मतलब ये नहीं समझ एसी और डीसी वाला डीसी है, करंट वाला डीसी नहीं, ये डायरेक्ट कपल्ड वाला डीसी। ओके, डायरेक्ट कपल्ड क्यों नाम होता है? क्योंकि 4 स्टेज में होते हैं और चारों स्टेज एक दूसरे से कपल्ड होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं। ओके, ये सब तभी पता चल पाएगा जब ये बेसिक वीडियो लेक्चर देखेंगे, तभी पता चल पाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, आगे आने वाले ओवरव्यू पता चल जाए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, तो इन सब से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो 21-22 का क्वेश्चन पूरा आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में यानी 2023 में जो आने वाला है उसमें कुछ हेल्प मिल जाए। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट और गेट इज 0 ओनली व्हेन। जो आउटपुट है 2 इनपुट और गेट का, और गेट कैसा होता है? और गेट होता है, इसका आउटपुट 0 कब होगा? किस कंडीशन आउटपुट 0 होगा? ठीक है, इसको मान लेते हैं ए इनपुट को, इसको मान लेते हैं बी। क्या दिया गया है? 2 इनपुट, इनपुट कितना दिया? 2। तो जब इसका ट्रूथ टेबल बेसिक में पढ़ते हैं, शायद आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 में है ये इलेक्ट्रो का यूनिट 3 में। तो इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं और पता करते हैं कब होता है
y का मतलब आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, 0 के टाइम में आउटपुट आएगा 0 1 के टाइम आउटपुट आएगा 1 1 0 के टाइम में भी आउटपुट आएगा 1 1 1 के टाइम में भी आउटपुट आएगा 1। ये सारा 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 का सारा ए के लिए इनपुट है, ये बी सारा का सारा बी के लिए इनपुट है, और वाई क्यों क्या डिनोट कर रहा है, आउटपुट को। अब देखते हैं जीरो किस कंडीशन में आता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जीरो किस कंडीशन आ रहा है, जो आ रहा है जब बोथ इनपुट जो होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बोथ इनपुट जीरो, ठीक है, ये वाला है आप डी। जब दोनों के इनपुट 0 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0। इसमें और गेट में, और गेट का ट्रुथ टेबल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड गेट। एंड गेट के बारे में भी वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का। तो इसका भी बना लेते हैं ट्रुथ टेबल। तो एंड गेट कैसा दिखता है जब हम इसको बनाते हैं, तो दो इनपुट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ आउटपुट होगा y। तो टेबल बना 0 0 1 1 0 0 0 के लिए आउटपुट आएगा 0 0 1 के लिए आउटपुट आएगा 0 1 0 के लिए आउटपुट आएगा 0 1 1 के लिए आउटपुट आएगा 1। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स लॉजिक एडिशन, ये लॉजिक एडिशन को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है, ये मल्टीप्लाई को करता है, मल्टीप्लाई को इम्प्लीमेंट। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। gives high output only when all inputs are low, high output only when all inputs are low, ये भी नहीं है। is equivalent to series switching circuit, is equivalent to parallel switching circuit। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 0 0 high output when all inputs are low। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लो नहीं होगा, इस लो की जगह पे आई लिखना होगा, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। हाई आउटपुट कब देता है, हाई यानी आई का मतलब होता है 1, आई का मतलब 1, और लो का मतलब होता है 2। तो यहाँ इस क्वेश्चन के, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग गिव्स हाउ हाई आउटपुट, हाई आउटपुट कब दे रहा है, यानी 1 आउटपुट कब आ रहा है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, यानी कि दोनों इनपुट हाई है तभी जाके आउटपुट हाई आ रहा है। तो इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स, यहाँ पे लो की जगह पे हाई करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी भी कंडक्टर का ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट के ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के ऊपर, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज के ऊपर, या फिर डी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फील्ड। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा, द मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक के ऊपर। देखिए जैसे कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इक्वल टू होता है डी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स, टू में मल्टीप्लाई में है टर्न्स, ठीक है। जैसा कि फ्लक्स लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा उसी के हिसाब से आपका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है का क्या मतलब, जब भी किसी फ्लक्स को कट करता है कोई कंडक्टर, साइनोसॉइडल शेप बनता है, वेवफॉर्म जो होता है, ठीक है। तब किस वक्त कितना मैग्नीट्यूड होगा वो उसके लिंकेज के ऊपर ही डिपेंड कर, जहाँ जीरो लिंकेज होगा वहाँ एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जहाँ मैक्सिमम लिंकेज होगा वहाँ मैग्नीट्यूड, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के ऊपर।
नेक्स्ट है द कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉगस इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में कंडक्टेंस किससे रिलेट करता है, किसके एनालॉगस है, मतलब किससे मिलता जुलता है। जैसे कि एमएमएफ होता है, जैसे कि ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो एनालॉगस है किसके, एमएमएफ। ठीक है, जो करंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो किसके एनालॉगस है, वो फ्लक्स के एनालॉगस मैग्नेटिक सर्किट। वैसे ही रेजिस्टेंस किसके एनालॉगस है, रिलक्टेंस के एनालॉगस है मैग्नेटिक में। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस है, जो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस को हम जी बोलते हैं, वो किसका एनालॉगस है, परमियंस के एनालॉगस, परमियंस। ओके, तो ये है आपका एनालॉजी, इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्सेस मैग्नेटिक सर्किट, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। जैसे कि एनालॉजी का मतलब होता है कि जैसे एक हुआ शाहरुख खान बॉलीवुड का, एक हुआ था आपके गली मोहल्ले में भी शाहरुख खान होता है अपना सस्ता वाला। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे जैसे कि ईएमएफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो जो एक तरह का फोर्स है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एमएमएफ फ्लक्स को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये सिमिलरिटीज है, ये अपने फील्ड में ईएमएफ है, मैग्नेटिक फील्ड में जो ईएमएफ की तरह काम करता है वो एमएमएफ कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट की तरह बिहेव करता है वो करंट कहलाता है। तो ये होता है एनालॉजी। तो इसका आंसर है, यानी कि कंडक्टेंस जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वो मैग्नेटिक सर्किट में क्या कहलाता है, परमियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at a uniform speed the induced EMF will be। induced EMF क्या होगा इसमें, अल्टरनेटिंग होगा, पल्सेटिंग होगा, स्पीडी होगा, नन ऑफ दीज होगा। ये आसान क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा दिमाग, क्योंकि ये हमेशा स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, के नीचे भी पढ़ा होगा इस सेमेस्टर से पहले। व्हेन अ सिंगल टर्न कॉइल रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो किस तरह यूनिफॉर्म स्पीड, तो किस तरह का ईएमएफ इंड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग, कोर्स अल्टरनेटिंग ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग का मतलब तो आपको बता चुके हैं, अभी वेव फॉर्म बना था जो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरिस लॉस टेक प्राइमरीली ड्यू टू, मैग्नेटिक मटेरियल लॉस टेक, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिस लॉस क्यों भाग लेता है, हिस्टेरिस लॉस क्यों होता है, इसकी वजह से होता है। हिस्टेरिस लॉस क्यों होता है, रिटेंटिविटी की वजह से। रिटेंटिविटी का मतलब क्या हुआ, रिटेंटिविटी का मतलब होता है किसी चीज को रोक के रखना, को पकड़ के रखना। ओके, जैसे कि जो डाइपोल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल से बनते हैं डाइपोल, आयरन के अंदर अगर अल्टरनेटिंग सप्लाई हम उसमें देते हैं, सप्लाई देते हैं किसी आयरन कोर में, तो क्या होता है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकेंड हाफ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से डाइपोल्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, वैसे चेंज होते रहते हैं। तो हिस्टेरिस लॉस वो लॉस है। रिटेंटिविटी, मान लो पॉजिटिव हाफ में अभी डाइपोल प्लस माइनस इस पोजीशन में है, डाइपोल्स इस पोजीशन में है अभी। ओके, जैसे ही सेकेंड हाफ आया वो चेंज हो गया, फिर फर्स्ट हाफ आया चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डाइपोल बार 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 पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से डाइपोल अपना आयरन के अंदर जो मॉलिक्यूल है जो डाइपोल बनाते हैं वो बदल रहे हैं। तो रिटेंटिविटी यहाँ पे क्या है, इस अवस्था में है अभी, इस पोजीशन में है अभी डाइपोल प्लस माइनस वाले पोजीशन में, तो ये बदल नहीं पाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। सेकेंड हाफ में जा चुका है, आज हमारा सेकेंड हाफ में है, लेकिन अभी भी ये टिका हुआ है अपने ही पोजीशन पे, इसको चेंज होने में टाइम लग रहा है, इसको पलटने में टाइम लग रहा है। ठीक है, यानी कि उसको रिटेन करके रख रहा है, वो रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे कुछ रजिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाई रिटेंटिविटी की वजह से क्या लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है। ओके,
तो रिटेंटिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि एकदम फास्ट जैसे जैसे साइनोसॉइडल वेव अपना टाइम के हिसाब से अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, ये भी अपना फास्ट चेंज करे, ठीक है, तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ प्रैक्टिकल इंडक्टर। प्रैक्टिकल इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होगा? आपको पता है कि रजिस्टेंस पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos फाई। cos फाई क्या बताता है? cos फाई बताता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उस समय हम निकालते हैं, देखते हैं कि एंगल कितना है वोल्टेज और करंट के बीच, ठीक है, तो cos फाई क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर यूनिटी किसके केस में होता है? यूनिटी होता है रजिस्टेंस के केस में। रजिस्टेंस के केस में यूनिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फेजर डायग्राम बनता है, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पे एंगल कितना है? एंगल है 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होगा? cos 0 1 हो गया, तो यूनिटी पावर फैक्टर रजिस्टेंस में। अब बात करते हैं जीरो, जो कब होगा? 90 डिग्री लैग करता है इंडक्टर के केस 90 डिग्री। क्या ड्रॉ किया गया है? करंट का फिगर ड्रॉ किया गया, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होगा? cos 90 होगा 90 डिग्री है, तो प्योर इंडक्टर के केस में 0 डिग्री, 0 डिग्री लैगिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल इंडक्टर के केस में 0 होता है और लैगिंग भी होता है। पावर फैक्टर तो 0 होता है लेकिन लैगिंग भी होता है। कैपेसिटर के केस में भी पावर फैक्टर 0 होता है, ठीक है, लेकिन उसके केस में क्या होता है? लीडिंग होता है। बस कैपेसिटर के केस में फर्क क्या है? जो करंट का है वो ऊपर की तरफ बनता है, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, करता है, ठीक है, इसका भी cos 90 ही होगा, cos 90 0। तो कैपेसिटर के केस में भी 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, यानी 0 पावर फैक्टर होगा कैपेसिटर के केस में भी और इंडक्टर के केस में भी। तो यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्लियर पूछा हुआ है पावर फैक्टर इंडक्टर के केस में। इंडक्टर केस, सॉरी, इंडक्टर केस में आपको पता है क्या करता है? लैग करता है। कैपेसिटर के केस में करता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो आ रहा है लैगिंग आ, ओके, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए लैगिंग, क्योंकि 0 तो दोनों के केस में आ जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज आरएलसी सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा कब? आरएलसी सीरीज रेजोनेंस के टाइम। तो आपको पता है सीरीज का मतलब आर एल और सी को सीरीज में लगा दिए, ओके। तो रेजोनेंस के टाइम में क्या होता है? रेजोनेंस के टाइम में जो दोनों हैं, दोनों का रिएक्टेंस बराबर हो जाता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। बचता क्या है? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टेंस। तो ये सब शॉर्ट हो गया, तो इसको चिकना कर देते हैं, तो हटा देते हैं, ठीक है, तो हटा एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन है रेजोनेंस का। रेजोनेंस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ बचता है रजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस केस में भी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर क्या होता है? ई होता है, ओके। बस क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है तो दूसरे टॉपिक में ले जाके, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इंस्टैंटेनियस पावर सप्लाइड बाय थ्री फेज बैलेंस आरसी लोड इज। तो ये 16 क्या होगा? ठीक है, 16 का आंसर 0 होगा, कांस्टेंट होगा, या पल्सेटिंग विथ जीरो एवरेज होगा, या फिर पल्सेटिंग विथ नॉन जीरो एवरेज होगा। इसका आंसर है पल्सेटिंग विथ। तो थ्री फेज सप्लाई वाला जो यूनिट है
वो आप पूरा का पूरा देख लीजिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा। क्वेश्चन है, द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग यूज्ड ईएमएफ इन। तो फ्लक्स क्रिएट किया प्राइमरी वाइंडिंग, क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग में ही ओनली रहेगा या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में, सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग में रहेगा, या फिर ट्रांसफार्मर कोर्स ओनली, या फिर बोथ? बोथ, प्राइमरी सेकेंडरी। 17 का आंसर क्या होगा? आपको पता है सप्लाई हम देते हैं प्राइमरी में तो वो वहाँ कहाँ तक पहुँचता है? सेकेंडरी तक पहुँचता है। ठीक है, उसी बेसिस पे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सारा बना हुआ है। आंसर क्या होगा? डी। कोई भी प्राइमरी का इफेक्ट होगा तो कहाँ तक पहुँचेगा? तक पहुँचेगा। ओके, तो ये 17 क्वेश्चन था। अब मेरे ख्याल से तो ये था टोटल 17 क्वेश्चन, शायद 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन ही होता है, तो 17 क्वेश्चन था, तो इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।